हेलो दोस्तों। आपको याद होगा 2019 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता संभाली तो उन्होंने एक देश को सपना दिखाया। वो सपना था 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था बनाना। जब इसके बाद जैसे ही ये घोषणा हुई उसके एक साल बाद ही कोरोना आ गया, तो इसका रिलेवेंस और ज़्यादा बढ़ गया कि क्या 2024-25 तक इंडिया 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाएगा या नहीं। देखिए, कोरोना आने से पहले भारत की जो इकॉनमी का साइज था वो 2.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर था, जबकि अभी कोरोना आने के बाद अभी 2.73 यूएस ट्रिलियन डॉलर का है। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो श्रिंक की है। पिछले साल -7.3% हमारी अर्थव्यवस्था डिक्लाइन कर गई थी। अब उसको जो रिकवरी करने में लगेगा वो कम से कम एक साल लगेगा, तो मतलब कोरोना हमसे 2 साल ऑलरेडी खा चुका है। इसके बाद बचते हैं 3 साल 5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था के टारगेट के लिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल में। मैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 ट्रिलियन के लिए हमें कम से कम 22% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज तक का जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है इंडिया में वो 1988 में राजीव गांधी के समय में 10.2% रहा है, जबकि दूसरा सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है वो मनमोहन सिंह के समय में जो 2006-07 में था वो 10.08% था। इससे ज़्यादा इंडिया की अर्थव्यवस्था कभी बढ़ी नहीं है। हालांकि इस साल का जो IMF का प्रिडिक्शन है कि इंडिया की ग्रोथ रेट 9.5% होगी, जो कि एक होप जगाता है। लेकिन ये होप वी शेप रिकवरी की है क्योंकि -7.3 पिछले साल ही हमारी अर्थव्यवस्था डिक्लाइन की थी, तो ये सिर्फ रिकवरी है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि नरेंद्र मोदी सरकार के कोरोना अगर हटा दिया जाए तो 6 साल में जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है वो 6.8 रही है, जो मनमोहन सिंह के 7.7 से थोड़ा कम है। अगर आप 6.8 को बेस मानते हैं कि 6.8 आगे भी कंटिन्यू करेगा तो 2030 में जाके हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन के आंकड़ों के छुएगी। जबकि अगर आप 9.5 जो IMF का इस साल का प्रेडिक्शन है उससे जाते हैं तो 2027-28 में इंडिया की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना आने से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था में सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं। कोरोना आने से पहले भी हमारे इकोनॉमी स्लो डाउन में थी। आपको याद होगा कि 2019 का जब फर्स्ट क्वार्टर आया था उसमें 5% ग्रोथ रेट था, जबकि ओवरऑल पूरे ईयर का 4.2, जबकि जो लास्ट क्वार्टर था जिसमें कोरोना नहीं आया था जनवरी से लेकर मार्च 2020 में, उसमें 3.1 था। मतलब ऑलरेडी हमारी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन में थी। इसका 2 मेजर कारण है। एक है डीमोनेटाइजेशन प्लस GST का एक साथ हड़बड़ी में इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा था ट्रेड वॉर जो कि चाइना और अमेरिका के बीच में हो रहा था। डीमोनेटाइजेशन कैसे इम्पैक्ट किया, इसके लिए आपको डीमोनेटाइजेशन के कुछ आंकड़े पता होना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 15,44,000 करोड़ के नोट्स थे जो 500 और 1,000 के शक्ल में थे। लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन खत्म हुआ उसके एक साल बाद RBI की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि 99.3% पैसा वापस फिर से बैंकिंग सेक्टर में आ गया। मात्र 0.7% लगभग 13,000 करोड़ रुपया पैसा ही वापस नहीं आया था, जिसमें से भी नेपाल जो था उसने कहा था कि उसके पास 3,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक के नोट उसकी अर्थव्यवस्था में है, जो इंडियन नोट्स थे। इस मतलब ये हुआ कि जो काला धन था वो 10,000 करोड़ से भी कम सिर्फ नहीं आ पाया। और इसके बदले हुआ ये कि हमें नए नोट छापने में 21,000 करोड़ रुपया लग गए। मतलब घाटा उल्टे हमें हुआ। इसका जो डीमोनेटाइजेशन का दूसरा सबसे खराब इम्पैक्ट हमारे MSME सेक्टर पर पड़ा। जब RBI की रिपोर्ट आई 2018 में, उसने कहा कि जो MSME सेक्टर है वो 43% जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मात्र 57% MSME के जो छोटी मोटी कंपनियां थी वो सिर्फ बची थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादातर MSME में जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो लिक्विडिटी क्रंच था, मार्केट में जो पैसा उसमें नहीं अवेलेबल था, उसके कारण 43% MSME सेक्टर ख़त्म हो गया। और आपको पता होना चाहिए जो MSME सेक्टर है वो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा, इनफैक्ट IT से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रोजगार MSME सेक्टर देता है। दूसरी तरफ कोल्ड वॉर चल रहा था जो चाइना और अमेरिका के बीच चल रहा था। इसने भी भारत की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया।
हुआ ये कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, और अमेरिका ने जब अपने यहाँ टैरिफ्स को बढ़ाना शुरू किया तो उसके जद में भारत के भी कुछ प्रोडक्ट्स आ गए। इससे हुआ ये कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को घाटा हुआ, और जब इंडिया के एक्सपोर्ट्स को घाटा हुआ तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी तगड़ा झटका लगा, और इसके कारण हुआ ये कि जो परचेजिंग पावर थी वो भी इंडिया की धीरे धीरे कम हुई, और नौकरी पेशा लोग थे उनकी भी नौकरियां चली गई। वहीं अगर आप बात करें कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से इकोनॉमी का क्या हाल है, तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज था वो $2 ट्रिलियन का था, जो 2019 में जाके 2.94 ट्रिलियन US डॉलर का हो गया था। अगर कोरोना पैंडमिक ना होता तो ये 3.2 या 3.3 US ट्रिलियन का होता। जबकि पर कैपिटा इनकम जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो $1620 था, जो कि लगभग 1,15,000 के आसपास था। जबकि अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1977 है, मतलब 1,45,000 के आसपास। वहीं अगर आप बात करें बांग्लादेश की तो 2014 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से लगभग 40% कम थी, जो अभी इंडिया से ज़्यादा है, लगभग $200 ज़्यादा है। अभी उसकी पर कैपिटा इनकम $2,200 के आसपास हो गई है। वहीं अगर आप बात करें एक्सपोर्ट्स की तो एक्सपोर्ट्स ना के बराबर बढ़ा है। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो भी 300 से लेकर $330 के आसपास हुआ करता था, और आज भी 300 से लेकर $330 के आसपास ही एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब जो हमारी टोटल जीडीपी है उसका 10% से थोड़ा ज़्यादा ही हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। खैर ये तो सिर्फ वही नेगेटिव बातें थे, अब कुछ पॉजिटिव बातें भी हो जाए, क्योंकि कंडीशन उतनी भी ख़राब नहीं है जितनी दिखाई पड़ रही है। कोरोना पैंडमिक होने के बावजूद हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगभग $643 बिलियन के आसपास है, जो कि 2014 से लगभग 2 गुना है। वहीं अगर आप बात करें एफडीआई की तो वो भी अभी तक का हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल जब पूरी दुनिया में एफडीआई -1% से गिरा, इंडिया में वो 13% से ग्रो हुआ है। हमारी जो एफडीआई है वो $81 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत जो भी कंपनियां जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसको उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी, जिसके कारण होगा ये कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी पीछे से बैकिंग मिलेगी और वो भी फ्लरिश करेगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सुधरती है तो लोगों को जॉब्स भी मिलेगी और जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो भी बढ़ेगा। इस पीएलआई स्कीम का जो फ़ायदा है आपको इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़ों में दिख जाएगा। इस साल के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो $95 बिलियन का हो गया, जो कि आज तक का इतिहास में सबसे ज़्यादा है। तो इस पीएलआई स्कीम से हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी बल मिल रहा है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो शायद ही किसी और ने किया होगा, शायद ही किसी और गवर्नमेंट ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया होगा। आज आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे, हाईवे जितना अच्छी कंडीशन में है वो इस सरकार की देन है। इस पे आपको इस सरकार की सराहना करनी होगी। दूसरी तरफ जो हमारा आईटी सेक्टर है वो ऑलरेडी फ्लरिश्ड है। 80s और 90s में ही वो फ्लरिश करना शुरू हो गया था। 90s के बाद जब एलपीजी मॉडल आया तो आपको तो ये बूम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो तो इंडिया की पहचान बन गया है, क्योंकि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये तमगा भारत को ऐसे ही नहीं मिला है। दुनिया के 2/3 जो वैक्सीन्स बनते हैं वो भारत में बनते हैं। जबकि एक सर्वे आया था कि जो अमेरिका में होने वाले जो दवाइयाँ यूज होने वाली दवाइयाँ हैं उसमें से आधे से ज़्यादा भारत की होती है। और जब इस पैंडेमिक में जब कोरोना आया तो भी भारत की ये ताकत दिखाई पड़ी, क्योंकि जो देश अफोर्ड नहीं कर सकते थे वैक्सीन्स को, उन सारे देशों को, उन छोटे देशों को भारत ने वैक्सीन्स प्रोवाइड की, डिस्पाइट कि हमारे यहाँ शॉर्टेज था। उसके बावजूद दूसरे सेक्टर्स पर ध्यान देने होंगे जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ सके। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा बन रहा है। नितिन गडकरी ने इसमें काम करके दिखाया भी है। नो डाउट कि इसमें कोई भी इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना अच्छा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो शायद ही किसी गवर्नमेंट ने
बनाया होगा जितना इस गवर्नमेंट ने बनाया होगा। तो हम होप कर सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। 2027-28 में 5 ट्रिलियन पहुंच जाए, 2035 तक या 35-36 तक हम $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। तो उम्मीद नहीं हारनी है, क्योंकि और अभी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। हमारा एफडीआई ऑल टाइम हाई है, हमारा जो शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ऑल टाइम हाई है, एक्सपोर्ट हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमें होप करनी चाहिए कि फ्यूचर में इंडिया ग्रो करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।